हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं द एजुकेटर और द एजुकेटर में मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी का एक सीरीज ला रहा हूं, जिसमें आज मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। क्योंकि ये दोनों एक ही साथ होता है, इसीलिए मैं एक ही साथ बात करूंगा। मैं जो बात कर रहा हूं इसमें एक ब्रॉड सेंस में बात करूंगा, क्योंकि डीवी और मेडिकल एक ऐसा चीज़ है जिसमें सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती है। किसी का सर्टिफिकेट का इशू तो किसी का मेडिकल का इशू। मैं एक जनरल वे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। क्योंकि मैं अभी तक रेलवे का 2 बार डीवी मेडिकल फेस कर चुका हूँ और दोनों बार क्वालिफाई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया है और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि डीवी मेडिकल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। देखिए, सबसे पहली बात जब भी आप फॉर्म भरते हो उस समय तो जो गलती कर दी सो कर दिए, जो गलती नहीं किया उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गलती हो गया सो हो गया। उसका अब एक ही सॉल्यूशन रहता है कि एफिडेविट रेडी करके रखो, वो भी आपका जो लोकल मजिस्ट्रेट है वहाँ से, ताकि अगर आप आरआरबी में जाते हो और वहाँ आपका जो एक पैनल रहता है डीवी कराने वाला, वो पैनल अगर मांगे तो आप उसको दे सको कि सर ये मेरा एफिडेविट है, और उसको कोई काट भी नहीं सकता क्योंकि वो मजिस्ट्रेट इशू करके रखा होता है, इसलिए उसको कोई काट नहीं सकता है। बशर्ते अगर आप किसी बेसिक चीज़ में नाम गलती कर लिए, डेट ऑफ बर्थ गलती कर लिए, पिता का नाम गलती कर लिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है फॉर्म भरने के समय। शायद ही कोई ऐसा काम करता होगा जिससे वो गलती हो जाती है। डीवी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जब भी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, उस एग्जाम का जो लेवल है, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, वहां तक का डॉक्यूमेंट आपको अप टू डेट रखना है। चाहे वो सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो या कुछ भी हो, ओरिजिनल रखना है आपको वहां तक का डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके पास जैसे कि ग्रुप डी जो है सो 10th का क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, 10th आईटीआई जो भी है। उसके बाद आप दो ना दो उसको कोई मतलब नहीं पैनल को, लेकिन 10th तक का जेन्युइन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, या ईबीएस ईबीसी जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ओबीसी हो गया, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। इन सभी सर्टिफिकेट को एक बार आप जब फॉर्म भरते हो उस समय तो आप बनवा के रख ही लेते हो, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले तक वो सब सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। ये सच्चाई है, सबको पता है ये बात। दूसरी बात, रेलवे जब डीवी के लिए बुलाता है तो वो बोलता है कि मेरे को अपने फॉर्मेट में चाहिए, तो उस समय भी आप बनवाते हो। उन चीज़ों को आपको रेडी करके रखना है, किसी भी हाल में वो चीज़ नहीं छूटना चाहिए। अगर वो चीज़ छूटता है तो आपको दोबारा भेज देगा घर, बोलेगा ये बना के लाइए। तो आपका सर्टिफिकेट, आपका जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये दोनों रेडी होना चाहिए। अगर कोई आप मिस्टेक कर देते हो उसके लिए एफिडेविट रेडी करके रखो। बाकी कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं डीवी करवाने के लिए तो वहाँ थोड़ा सा फिंगरप्रिंट का इशू आता है, लेकिन अब चूंकि पहले आता था, जबकि मैं 2019 में डीवी दिया था ग्रुप डी का, उस समय बहुत सारे लड़कों का जो है फिंगरप्रिंट का इशू आ रहा था, वो लॉगिन नहीं हो रहा था या फिर वो एरर आता था। लेकिन अभी तो बहुत सारा हाईटेक हो गया, तो अभी इतना इशू नहीं आता है। तो मैं जब गया ग्रुप डी का डीवी देने तो वहाँ लगभग 15 से 20 स्टाफ का एक पैनल था, जिसमें एक चेयरमैन साहब थे। वहाँ आपने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय दिया था, आपने जहाँ जहाँ एग्जाम दिया है, एग्जाम में जो आपने एडमिट कार्ड दिया है, वो सारा चीज़ वहाँ उसके पास पहले से रहता है, ध्यान रखना। फिर जब आप जाते हो तो आपका फाइल जो पहले से उसके पास है वो फाइल, और जो आप फाइल देते हो उस फाइल को पूरी तरह से मैच करवाता है। यानी कि उसके पास जो आपका डाटा पहले से, वो डाटा और आप जो डीवी के समय डाटा दे रहे हो वो डाटा दोनों मैच करवाएगा। दोनों मिल जाने से हो गया, आपका एक ज़बरदस्त मोटा सा फाइल बनाएगा। उसी फाइल को बाद में आपके जहां आप नौकरी करते हो वहां भेज देता है, तो आपका डीवी खत्म हो गया। डीवी में कोई इशू नहीं है। अब डीवी में इशू आता है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई गलत कर दिया, एफिडेविट नहीं ले गया है, उसके साथ इशू आता है। और उनको जो है सो वो चीज़ें पहले से ही कर लेनी चाहिए। अभी भी जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, जिनका डीवी होने वाला है, वो एक बार जाके अपना फॉर्म चेक करो कि फॉर्म में मैंने जितना भी डाटा डाला है क्या वो सही है, क्या वो मेरे पास है भी या नहीं। क्या पता आपने एड्रेस गलत डाल के रखा हो, क्या पता आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपका मार्क्स है वो गलत डाल के रखा हो, क्या पता आप कुछ भी गलत डाल के रख सकते हो, जो आपको पता नहीं होता है। जब आप डीवी में जाओगे उस समय आपको वो चीज़ पता चलेगा। समझ रहे हो बात को? तो डीवी के लिए ये मस्ट है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ तक का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वहाँ तक का सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए।
बाकी आप चीटिंग वगैरह जो होता है कि जेरोक्स करके इधर से उधर से, वो सब नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आपको फिर आरआरबी के आप अंडर में रखते हो, वहाँ से आपको वापस भेज सकता है, वो चीज़ें ध्यान रखना। जब आपका डीबी हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक स्लिप देगा मेडिकल का। मेडिकल का जब स्लिप देता है तो रेलवे का अपना हॉस्पिटल हर जोन में लगभग 10 तो नहीं 7-8 रहता है, हेल्थ यूनिट रहता है और हॉस्पिटल भी रहता है। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मेडिकल के लिए भेज सकता है। कभी कभी किसी को नियरेस्ट भेजता है, कभी कभी किसी को दूर भेजता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। आप जाओगे, आप जब वहाँ जाओगे तो आप मेडिकल जो ऑफिसर है वहाँ रिपोर्ट करोगे। वो रिपोर्ट करने के बाद आपको टाइम देगा कि आप 3 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, या फिर आपको उसी दिन करवा देगा। डिपेंड करता है कि आपका जो मेडिकल है, उस जब रो में चलता है मेडिकल, तो आपसे पहले कितने लोग गए हैं और आपके आपके साथ कितने लोग गए हैं और आने वाले कितने लोग हैं। क्योंकि मेडिकल थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेडिकल में डॉक्टर लोग के पास बस कैंडिडेट का मेडिकल करना नहीं होता है। रेलवे एम्प्लॉय बहुत सारे आते हैं इलाज करवाने के लिए, उनका इलाज करना है उनको, उनका जो है सो जो और बहुत सारे इशू होता है, मेडिकल फिटनेस देना है, मेडिकल अनफिट देना है, प्लस उसके साथ साथ आरआरबी कैंडिडेट का मेडिकल करवाना होता है। तो एक दिन में जो चाहोगे वो पॉसिबल होता नहीं है। बहुत जगह कर देता है 2 दिन में, बहुत जगह 7 दिन में लेता है, बहुत जगह 10 दिन में लेता है, बहुत जगह बोलेगा कि आपको मैं डेट देता हूँ, आप इस डेट को आओ, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट का ड्यू चल रहा है। घबराने की बात नहीं है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में आपको बोले कि फला तारीख को आइए, इस तारीख को आइए, तो आप जाइए, उस तारीख को आइए, तब तक आप उसी दिन आके रिपोर्ट कीजिए। जनरली मेडिकल में क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि हर हॉस्पिटल का थोड़ा बहुत अलग नियम होता है। कहीं कुछ ज़्यादा जांच होता है, कहीं कम होता है, लेकिन जो मेन होता है आई टेस्ट, वो तो कंपलसरी हर जगह होता है। तो मैं जो मेरा ग्रुप डी का मेडिकल हुआ था, जब मैं वहाँ गया था तो फर्स्ट डे आपका ब्लड लेगा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी करेगा, आपको जनरल जो फिटनेस होता है वो सारा चेकअप करता है। उसके बाद वो सारा रिपोर्ट आता है। वो रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद जो डॉक्टर होता है उसके पास अपॉइंटमेंट होता है हम लोगों का, और उसी रूम में, जिस रूम में डॉक्टर अपॉइंटमेंट करता है, उसी रूम में वो आपका आई टेस्ट भी करेगा, और आपका जो फुल बॉडी फिजिकल हो गया, जैसे कि किसी किसी को सर्जरी का, किसी कोई लड़का जो है सो आपको सर्जरी करा के जाता है, तो वो सब सारा चीज़ चेक करता है। अगर आपके बॉडी में किसी तरह की इशू है जो ठीक होने वाला है, यानी कि जैसे कि मान लो किसी को इशू रहता है, ऑपरेशन वगैरह कराना होता है, वो टाइम देता है, आप जाके ऑपरेशन कराओगे, फिर आके आप रीमेडिकल दे सकते हो, वो रीमेडिकल में आपको डाल देता है। इसका रीमेडिकल का मतलब छटना नहीं होता। रीमेडिकल का मतलब कि आप जाइए, इलाज करा के आइए, फिर मैं आपको चेक करूंगा, अगर आप फिट होंगे तो मैं आपको फिट करके भेज दूंगा आरआरबी के पास। लेकिन अगर आई टेस्ट है, आई टेस्ट में अगर कोई लड़का का आंख कमजोर है, या फिर वो उस पैमाने पे नहीं उतर पाता है कि जो आई रेलवे को चाहिए वो आई उसके पास नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम लोगों का मेडिकल चल रहा होता है तो वहाँ पे एक जनरल डॉक्टर होता है। अगर इन ऑल रिस्पेक्ट आपका आंख ठीक है तो वो डॉक्टर फिटनेस आपको कर देगा। लेकिन अगर आंख में किसी भी तरह की इशू है, थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा, तो फिर आपको आई स्पेशलिस्ट का वेट करना पड़ेगा। और आई स्पेशलिस्ट हर हॉस्पिटल में किसी किसी दिन आता है, किसी किसी दिन नहीं आते हैं। तो जिस दिन आई स्पेशलिस्ट आएंगे वो आपकी आंखों को पुनः जांच करेंगे, उसके बाद आपको चश्मा देंगे। अगर चश्मा देने के बाद जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर उसमें फिट होते हैं, तो वो आपका आंख का फिटनेस करके भेज देता है। अब आपका नंबर कितना है, आंख का फिटनेस क्या है, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है। तो आई फिटनेस जो टेस्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका आई फिटनेस टेस्ट सही नहीं रहता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर 4 दिन 5 दिन, जिस दिन आई के डॉक्टर आएंगे, फिर वो जांच करेंगे, फिर वो रिपोर्ट देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खास करके ग्रुप डी में तो इतना इशू नहीं आता, क्योंकि ग्रुप डी में जो है सो आंख को लेकर इतना, लेकिन एनटीपीसी में जो आपका गार्ड हो गया, या फिर स्टेशन मास्टर हो गए, फिर एएलपी हो गया, इन लोगों का आई का बहुत, सिग्नल वाले हो गए, इन लोगों का आई का टेस्ट बहुत खतरनाक होता है। प्रॉपर आई का टेस्ट होता है। आपको जब आप एसएम वगैरह में ज्वाइन करते हो, कहीं कहीं तो आपके आंख में ड्रॉप डालेगा, 1 घंटा उसको डाइल्यूट करेगा, फिर उसके बाद पूरी आंख का छानबीन करता है। कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा भी आपको रिलीफ नहीं करता। कहीं कहीं हो जाता है कि नॉर्मल जांच किया, बट लेकिन एसएम वगैरह का जो पोस्ट होता है ना, जो मतलब सेफ्टी रिलेटेड हो और जो बहुत ही क्रूशियल पोस्ट है, उसका पूरी तरह से जांच होता है। उसमें कोई बच के नहीं जा सकता है। अगर आपका आंख थोड़ा भी होगा तो आपको वहाँ से वो डिफॉल्ट कर देगा। दूसरी बात, कलर ब्लाइंडनेस वाले का तो कोई चांस ही नहीं बनता रेलवे में। अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो उनका उस पोस्ट होगा जिस पोस्ट पे कलर ब्लाइंडनेस की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन अब वो पोस्ट बहुत ही कम रह चुका है। मेरे साथ एक लड़का था जिसका सीबी था,
और वो जाके कह सकते हैं कि छट गया था वहाँ पे। बहुत कोशिश किया लेकिन क्या 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 ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सीवी जो एक मोटी सी बुक होती है वो रेंडमली नहीं, आप अगर आप चाहोगे आप उसको याद कर ले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रेंडमली पलटता है। कभी 20 पन्ना कभी 10वां पन्ना पलट दिया तो आप वहाँ से नहीं बच सकते हो। तो सीवी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी जो भी मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका फिटनेस देके आपको उसी दिन वो निकाल देगा। हार्डली 2 दिन, मैक्सिमम 10 दिन भी जा सकता है मेडिकल में। तो मेडिकल के लिए इतना घबराना नहीं है। अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है भी, मान लीजिए जो रिकवरी होने वाला है, तो आपको वो टाइम देता है पूरी तरीके से, महीना 6 महीना, फिर आप जाइएगा वहाँ फिटनेस दीजिएगा, फिर आरआरबी के पास रिपोर्ट भेजेगा, फिर आरआरबी आपका जो है सो जिस डिवीजन में अलॉट करना हो उस डिवीजन में जाके जोन के पास भेज के, जोन डिवीजन के पास भेज के फिर आपको बुलाएगा। टाइम लगेगा लेकिन आपका नौकरी जो है सो आपके हाथ में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो मेडिकल को लेके भी इतना इशू नहीं है। हर जगह यही मेडिकल का प्रोसेस फॉलो होता है। डॉक्टर फिटनेस देने के बाद आपको बोलेगा आप घर जा सकते हैं, आपको किसी भी तरह की रसीद नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा कि हमको रसीद मिलेगा कि आप फिटनेस, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। अगर आपको रुकने वाला तो रुकिए, जाने वाला जाइए, बात खत्म। ये होता है मेडिकल डीवी, जो एक जनरल सेंस में मैंने बात की है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी हो, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो, इसीलिए मैं बता दिया। इस वीडियो में इतना ही। अब ग्रुप डी के जो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि जब डीवी मेडिकल होता है उसके आगे क्या होता है, पोस्टिंग में क्या होता है, ये सब बातें करते रहेंगे। आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।